Many students claims that their English is poor, their English is weak. तो आप जिनका भी इंग्लिश लगता है कि हम अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, जिनको भी इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम है, चाहे वो ऐसे लिख रहे हो, आर्गुमेंट लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, या फिर आप प्रेसी या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यदि वीक है, तो आपको उसको ठीक ठाक करना होगा। ठीक करने के दो वे हैं, दो टू वे स्ट्रेटजी है। एक तरह से, एक तो आपको क्या करना है, पहले बेसिक ग्रामर। ओके, बेसिक ग्रामर आपको जरूर आना चाहिए, बिकॉज विदाउट बेसिक ग्रामर आप कुछ नहीं कर सकते हो। बेसिक ग्रामर में आपका एक तो जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो आप ऑलरेडी जानते ही हो कि ये सिलेबस है, वो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, वो हमने डिस्कस मल्टीपल टाइम आपसे किया हुआ है कि यस ये ग्रामर का सिलेबस है। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि हमें सही नहीं है, अभी भी नहीं है, तो आप सबसे पहले स्टार्ट करो टेंस से। टेंस में सबसे अधिक आपका यूज हो रहा है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को यदि अच्छे तरीके से कर लेते हो तो हाफ आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाता है। टेंस तीनों करोगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इनके बाद आप वर्ब पे वर्क करोगे। वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करोगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने के बाद जो आपका है वो प्रीपोजिशन पे वर्क करोगे। मैं समझता हूं कि इतने टेंस को प्रॉपर, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रीपोजिशन, ये चैप्टर्स को अच्छे तरीके से यदि कर लेते हो तो आपका एटलीस्ट राइटिंग स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरत है वो सारे आपको कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ ये पार्ट आप करने के बाद एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कोई भी कैंडिडेट हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम इन द सेंस होता है कि आप वर्ड्स को कहाँ से जोड़ते हो, कहाँ से किसी को कनेक्शन स्टेब्लिश करते हो, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर कैसे मूव करते हो, नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर कैसे मूव करते हो, कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, और कहाँ आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ सेमी कॉलन लगाना है। ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी होता है कि आप देखो चीजों को कि कहाँ हम फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ हमको कॉमा लगाना है। बहुत बार वर्ड्स वगैरह में प्रॉब्लम होता है। सिंपल सिंपल वर्ड्स को आप देखो, अभी मैं रिसेंटली बहुत सारे कैंडिडेट का देख रहा था कि फॉर एग्जाम्पल THERE देयर और THEIR देयर, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आप देखो देयर का मतलब यदि होता है वहां, एक तरह से ये कह सकते हो कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो वहां एक तरह से टेबल पे एक किताब है। और अब ये है कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 टीचर्स इन दिस स्कूल, देयर रूम, देयर रिस्पेक्टिव रूम और देयर ऑफिस। तो ये इसमें टीयर लगाओगे, THEIR देयर, यानी उन लोगों का। तो इसमें आपको लिटिल लिटिल आप जब चीजों को राइटिंग प्रॉपर तरीका से करने लगोगे तो ये आपको पता चलेगा। फिर फॉर एग्जांपल अफेक्ट और इफेक्ट। ओके, तो ये अफेक्ट जो आपका होता है ये वर्ब होता है, ये इफेक्ट जो होता है ये आपका नाउन है। ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल सी चीजें होती है। बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं, जब आप लिखोगे प्रॉपर तरीका से तब आपको आइडिया आएगा। तो ये कैसे होगा कि आपको कहाँ कॉलम लगाना है, कहाँ सेमी कॉलम लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ कॉमा देना है, कहाँ फुल स्टॉप देना है, कहाँ आपको जो वर्ड्स हैं वो सिंगुलर यूज करना है, कहाँ प्लूरल यूज करना है, इन सब के वेस्ट वे हैं। तो एक तो आपको ग्रामर पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आप डेली एक आर्टिकल सेलेक्ट करो। कोई भी न्यूज़पेपर जो भी आप पढ़ रहे हो, इवन इफ यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो विदाउट इंग्लिश तो आप कर नहीं सकते हो। ये आपको, मैं नहीं समझता हूं कि आप 80 में से 60 मार्क्स ले आओगे इंग्लिश को इग्नोर करके। नो, ये 80 में से 60 ये नहीं आने वाला है। आपका 30, 40 भी आ जाता है तो मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो आप ये मान के चलो कि यस, आई हैव टू डू, नो मैटर what happens, I have to complete my paper, English part also।
तो इसको क्या करना है कि एक कोई आर्टिकल, सपोज आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी वाला न्यूज़पेपर एडिटोरियल डेली पढ़ते रहो, इंग्लिश वाला एक सेलेक्ट करो, कोई भी आप, चाहे वो आपका द हिंदू हो, चाहे द इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, जो भी न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगता है उसका एक आर्टिकल लो और उस आर्टिकल को पूरे तरीके से पढ़ो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ जो द हिंदू में लिखा हुआ है, लिखा गया है आज का द हिंदू में। हैप्पी मॉन जैकब ने लिखा है। हैप्पी मैन जैकब जो है वो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं। जो द हिंदू पढ़ रहे होंगे तो शायद इनको आप जानते होंगे, इनके आर्टिकल्स रेगुलर रूप से आते रहते हैं। तो ये हैप्पी मॉन जैकब, ये आज का द हिंदू में ये आर्टिकल है कि अ वॉर दैट इज श्रिंकिंग इंडिया जियोपॉलिटिकल ऑप्शंस, यानी कि एक जो ये वॉर क्या है, ये आपका रसिया और यूक्रेन का वॉर है। तो उसमें अब ये पूरे आर्टिकल को देखो, इससे वेरी फ्यू वर्ड्स हैं जिनके एक्चुअल में आप मीनिंग नहीं जानते हो। बहुत सारे कैंडिडेट का आप में से रहता है कि सर जब हम लिखने लगते हैं या कुछ आर्टिकल पढ़ते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये आज के द हिंदू का है, एडिटोरियल में से है, यानी कि ये एक्चुअल में गेस्ट एडिटोरियल तो है टिमोन जैकब। ये आपके रेगुलर रूप से ये लिखते हैं, ये आपके इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पढ़ाते हैं आपके जेएनयू में। ठीक है, तो इसमें से देखा जाए तो एक जो भी आर्टिकल है तो इसमें देखोगे कि डिफरेंट पैराग्राफ लिखा गया है, एक बड़ा सा आर्टिकल है, इसमें बहुत सारी चीजों को देखने को आपको मिलेगा। तो कुछ पार्ट हम इसको आपको रीड करते हैं, इसमें आप कुछ एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो अब ये देखो फर्स्ट वाला आर्टिकल, फर्स्ट वाला पैराग्राफ यदि आप देखो तो इसमें क्या है, What was initially assumed in New Delhi to be a quick confrontation between Russia and Ukraine, the war in Europe is now raging on with no end in sight and with its long term implication yet unknown। अब ये देखो एक्चुअल में ये बड़ा सेंटेंस है। अब जस्ट इमेजिन करो कि ये है जेएनयू में ये पढ़ाते हैं, लॉन्ग टाइम से ये लिख रहे हैं, तो आप नो डाउट इतने आप इनके बराबर नहीं तुरंत लिखने लगोगे यदि आपका पुअर है, लेकिन हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब देखो इसको हम ब्रेक कर करके पढ़ सकते हैं कि व्हाट वाज इनिशियली एज्यूम्ड इन न्यू दिल्ली टू बी ए क्विक कन्फ्रंटेशन बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। तो रशिया और यूक्रेन में जो ये पहले माना गया था कि ये क्विक कन्फ्रंटेशन है, कि जो इनके बीच में जो प्रॉब्लम है, जो कन्फ्लिक्ट है, वो आपका थोड़े दिनों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये वॉर क्या है, इन यूरोप इज नाउ रेजिंग ऑन विद नो एंड इन साइट, यानी कि अब इसका अंत दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर देखो कॉमा लगाया गया, एंड विद इट्स लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन येट अननोन, इसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, ये भी अननोन है। एज फॉर इंडिया, अब देखो एज फॉर इंडिया कॉमा आपका दिया गया, द इनिशियल फेज ऑफ डिप्लोमेटिक रस इज ओवर एंड इट्स जियोपॉलिटिकल ऑप्शंस आर श्रिंकिंग एज द वॉर ड्रैग्स ऑन। अब ये देखो ये जो टॉपिक इन्होंने दिया था, द अ वॉर दैट इज श्रिंकिंग इंडिया जियोपॉलिटिकल ऑप्शंस। अब ये देखो एक तरह से देखा जाए तो ये इंट्रोडक्शन आपका है। इस इंट्रोडक्शन में आ गया ना ये टॉपिक जो है, मान के चलो हम ये ऐसे का टॉपिक लें, तो ये टॉपिक में यहाँ आ गया ना कि शुरू में तो इंडिया में क्या है कि एक समय देखोगे कि मार्च के मंथ में, चूंकि 24 फरवरी को वॉर स्टार्ट हुआ, मार्च के मंथ में बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिप्लोमेट आए, वो चाहे रशियन हो या चाहे यूक्रेन से हो या चाहे चाइना से हो या चाहे यूएस के हों या चाहे जर्मनी के हों, चाहे इजराइल के हों, बहुत सारे जो भी डिप्लोमेट्स आए इंडिया में, बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट्स आए, बहुत सारे कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर आए वहां के, और इंडिया का एक तरह से रिस्पेक्ट था, रिस्पेक्ट के रूप में देखा गया कि शायद इंडिया का जो रशिया से लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप है तो उसके कारण जो है वो टेंशन को ईज करने में मदद करेगा। तो अब ये देखो ये चीज यहाँ ये फिर आया ना कि श्रिंकिंग एज द वॉर ड्रैग्स ऑन, जितना वॉर लंबा होता जा रहा है, दिस इज नॉट मेयर कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन ऑलरेडी देख रहे हो कि आपका हाई पे है, लेकिन इसके बावजूद जियो पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं ये श्रिंक होता जा रहा। अब जस्ट इमेजिन करो, कभी आपने कल के न्यूज में देखा होगा कि इंडिया जो है वीट एक्सपोर्ट को बंद कर रहा है विद इमीडिएट इफेक्ट।
कि हम जो ऑब्वियसली है वीट एक्सपोर्ट हम बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, हाउएवर हम वीट प्रोडक्शन में सेकेंड रैंक में हैं, लेकिन हमारे पास कंजम्पशन जो है वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट कंजम्पशन है आफ्टर चाइना। तो हम प्रोडक्शन में यदि सेकेंड है तो कंजम्पशन में भी सेकेंड है। तो हमारे पास इतने सरप्लस नहीं होते हैं कि हम उसको एक्सपोर्ट कर पाए। उसके बाद भी है सरकार को जो बहुत सारे देना पड़ता है, जो फ्री फूड, फ्री राशन और जो सब्सिडाइज्ड पीडीएस में देना पड़ता है। अब देखो यहाँ मेन बॉडी में आते हैं तो डिमिनिशिंग ऑप्शंस तो क्या है, फॉर सेवरल वीक्स ड्यूरिंग लेट मार्च एंड अप्रैल इट सीम्ड, अब देखो ये आपको कॉमा यहां लगाना, इट सीम्ड एज दो द यूक्रेन वॉर presented a number of geopolitical options for New Delhi to choose from. The high-profile visit to New Delhi, the entreaties of these leaders for Indian support for their positions in the ongoing war, and India's balancing act all seemed to propel the country to the center stage of global attention. देखो ये जो लास्ट में एक तरह से यहाँ इन्होंने कहा था कि ये श्रिंकेज हो रहा है, तो अब इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इनिशियली बहुत लोग आए, मेनली मार्च में स्टार्ट हुआ आना लोगों को, और अप्रैल, तो ये दोनों में मंथ में बहुत सारे फॉरेन डिग्निटरी आए, डिप्लोमेट्स आए, कि तो एक तरह से इंडिया को लगा कि इंडिया सेंटर स्टेज पे ग्लोबल एरिना में है, ग्लोबल अटेंशन इसको मिल रहा था, करा। अब देखो जो नेक्स्ट ये करा, एंड येट, अब देखो एंड से कुछ कैंडिडेट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत बार बोलता हूं कि डायरेक्टली एंड से स्टार्ट ना करो, लेकिन एंड से स्टार्ट करते हो तो आपके पास और सपोर्टिंग होना चाहिए। अब ये है तो एंड येट, अब उसके बाद देखो कॉमा लगाओ तब, अदरवाइज इन जनरल जो है एंड से आप स्टार्ट नहीं करते हो जब तक कि आपके पास प्रॉपर उसके लिए बैलेंसिंग वर्ड ना हो। तो करा एंड येट इंस्टेड ऑफ इनहांसिंग न्यू दिल्लीज एबिलिटी टू मेक स्ट्रेटेजिक चॉइसेस in its border region, the Ukraine war may actually limit the number of options available to New Delhi for at least 3 regions. अब ये 3 regions ये बता रहे हैं कि क्यों नई दिल्ली का जो न्यू दिल्ली है उसके ऑप्शन लिमिटेड हो रहे हैं। तो पहला देखो क्या रहा है, 1, रशिया एज ए की स्ट्रेटेजिक पार्टनर इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू इंडिया फॉर बैलेंसिंग पर्पजेस, यानी कि जो रशिया है, रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुआ करता था लंबे समय। इनफैक्ट देखो चाहे वो 1965 का वॉर हो, 1971 का वॉर हो, 1962 वाले में रसिया न्यूट्रल था एक तरह से, इस वजह से कि चाइना से भी उसका प्रेम था और इंडिया से भी प्रेम था, और ये दोनों फाइट कर रहे हैं तो उसमें न्यूट्रल। लेकिन 1965 और 1971 में, 71 में तो फुल रूप से एक तरह से इंडिया को सपोर्ट उसने किया, अपना वो जंगी बेड़ा भी भेजा। ओके, arguably into the third month of the Ukraine invasion, Moscow is more dependent on India today than the other way around, यानी कि इंडिया को अब उससे फायदा हो, उससे ज्यादा अब रसिया हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। तो ये पहला रीजन है। दूसरा ये कर रहा है 2, यानी कि रीजन नंबर 2, रसियाज sudden absence from the Asian balance of power equations has further enhanced Chinese influence in the region. अब ये देखो रसिया अपना में सबसे पहले तो वो अपना देखेगा, तो अब क्या है, चाइना इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। बाय द टाइम द वॉर एंड्स, whatever may be the shape of the global balance of power, the regional balance of power would have irretrievably shifted in Beijing's favor. अब irretrievably का मतलब है कि वो उस तरीके से वो शिफ्ट हो जाएगा जिसको कि फिर आप स्टेटस को में नहीं ला सकते हो, पुराने स्टेज में नहीं ला सकते हो। जो वंस इन्फ्लुएंस बढ़ गया इस समय तो वो बढ़ गया। अब नेक्स्ट का आता है 3, given that the United States and its western partners are more interested in the Ukraine theater today, their focus on China is already taking a hit, if not yet on the Indo-Pacific. These factors is ipso facto का मतलब होता है बाय दैट वेरी फैक्ट और एक्ट, ठीक है, विल लिमिट इंडियाज रीजनल जियोपॉलिटिकल ऑप्शंस। तो इंटरनेशनल अरीना में छोड़ दो, इंटरनेशनल अरीना के बावजूद जो है, इंटरनेशनल अरीना के अलावे इंडिया का सबसे जो है रीजनल बैलेंस में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। नेक्स्ट है इंडियाज बिगेस्ट डायलेमा टुडे इज नोट वेदर और नोट टू कंटिन्यू इट्स एंगेजमेंट विद रशिया, that it would engage Russia in the immediate to medium term is clear. However,
As a second order fallout of the Russian misadventure, New Delhi has other dilemmas to worry about इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अब देखो ये क्या क्या वरी है, तो इसमें देखो न्यू दिल्ली का वरी क्या है, ग्रोइंग चाइना चैलेंज। चाइना एक ऑलरेडी हमारे पास चैलेंज था, वो यदि उसका प्रॉब्लम हमारा हो रहा, गलवान वैली में हमने देखा डायरेक्ट, इनफैक्ट जून में 20 जून शायद था, तो 20 जून के करीब जो है वो आपका 2 इयर्स हो जाएगा गलवान वैली क्लैश का। अब इस ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं चाइना का जो है स्थिति, ये चाइना यानी कि डोमिनेटिंग ही हो रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलपमेंट कर रहा, अपने फोर्स को मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। इनफैक्ट जो सी जिनपिंग है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। तो ये एक तरह से ग्रोइंग चाइना चैलेंज, अब ये इंडिया के लिए डायरेक्ट है। अब एलएसी वगैरह का है, तो इन चीजों को देखोगे। नेक्स्ट आपका जो एक है एक्सप्लॉइटिंग चाइना रसिया टाइज। अब इसका मतलब यह क्या है कि चाइना और रसिया में यदि टाई अप होता है इन द सेंस की और अधिक, तो उससे क्या होगा कि हमारा प्रॉब्लम जो रसिया पे, एक तो वॉर हो रहा है, वॉर के बाद के रिपरकशन बहुत बुरे होते हैं, और रसिया इतनी जल्दी फिर उससे रिकवर नहीं कर पाएगा, तो उससे फिर हमारा ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर हमारा जो है कंसोलिडेटिंग कश्मीर क्लेम, तो ये कश्मीर इशू को ये लिया गया है। ओके, तो इस जो आपका ये टॉपिक है, ये आपका जो इशू है, इस आर्टिकल को आप प्रॉपर तरीका से पढ़ें, इस आर्टिकल को आप देखें। ये एक मैं सैंपल तौर पे मैंने आपको दिखाया, मैं पूरे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये आपको खुद से इस चीज को पढ़ना चाहिए, और ऐसे आप डेली करो। एक आर्टिकल को लो, 1 घंटा उसमें लगाओ, टाइम का देख, ये चीज नहीं देखो। कुछ कैंडिडेट का क्लेम होता ना कि सर मैं आर्टिकल पढ़ने लगता हूं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो डियर बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो आपके पास और कोई काम नहीं है ना, एक तरह से इन द सेंस की प्रिपरेशन ही तो कर रहे हो, ये राइट ट्रैक पे जा रहे हो। आप इसमें देखो कुछ नए मीनिंग्स आपको, जैसे आपका इप्सो फैक्टो आपको मिला, तो ये यदि ऐसा सपोज आता है कभी, तो आपको वो जरूरत होता है। आप इसमें से जितने भी मीनिंग को देखोगे, तो इन जनरल आपको मैक्स टू मैक्स 10 मीनिंग्स ऐसे होंगे जिसको डिफिकल्टी होगा समझने में। मैक्सिमम 10 बता रहा हूं मैं, इस वजह से कि देखो कुछ मीनिंग का एग्जैक्ट आपसे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उसके एग्जैक्ट मीनिंग यदि पूछा जाए तो शायद आप नहीं बता सकते हो, लेकिन कंटेक्स्ट के अनुसार समझने की कोशिश करो कि किस कंटेक्स्ट में दिया हुआ है। तो आप पूरे इस आर्टिकल को पढ़ो, इस आर्टिकल को देखो। ये वाला जो आर्टिकल है ये मैं आपको दे दूंगा, सेंड कर दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। आप इसको देखोगे, ऑब्वियसली जो द हिंदू को ले रहे हो, द हिंदू न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब किए हो, या तो आप प्रिंट मीडिया में इन द सेंस की प्रिंट वर्जन में, या फिर आप जो सॉफ्ट कॉपी वर्जन में, कोई में भी, तो आपके पास ऑलरेडी ये होगा, नहीं तो आप उसको देखोगे और पढ़ो। एक आर्टिकल डेली सेलेक्ट करो। अब देखो, एक यदि आप ग्रुप में स्टडी यदि कर रहे हो, कुछ लोग होते हैं ना कि 2 फ्रेंड हैं, 3 फ्रेंड हैं ग्रुप में, तो ऐसा है कि सब अपने अपने एक एक आर्टिकल चूज करो कि यस हमने ये आर्टिकल, ए आर्टिकल चूज किया, किसी ने बी कोई आर्टिकल चूज किया, सी कोई आर्टिकल चूज किया। सपोज 3 फ्रेंड्स हो तो 3 आर्टिकल अलग अलग चूज करो। एक अपना आप उस आर्टिकल को प्रॉपर तरीका से पढ़ो, फिर उसके बाद आप डिस्कस कर सकते हो ग्रुप में कि यस हमने ये आर्टिकल पढ़ा, देखो इसमें ये मीनिंग है, या ये सेंटेंस है, इसमें देखो ये वाला काम का है, ये सारी चीजें। तो उसको इन समरी समझाने की कोशिश करो सामने वाले को, और उससे ही सामने वाला आपको समझाएगा। अब हो सकता है डेली तीनों का तीनों एक दूसरे को एक्सप्लेन ना कर पाओ, तो ये टारगेट रखो कि 1 डे तुम एक्सप्लेन करोगे, नेक्स्ट डे हम एक्सप्लेन करेंगे, 3rd डे वो एक्सप्लेन करेगा। यदि 2 हो तो 1 डे टर्म का कर सकते हो, या 10-10 मिनट्स फिर दे सकते हो। 10 मिनट आप एक्सप्लेन करो, 10 मिनट वो एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सिचुएशन इस ढंग से यदि आप करोगे, बेसिक ग्रामर का पोर्शन करो कंप्लीट, और इस ढंग से डेली करो, एटलीस्ट आप 30 डेज रेगुलर रूप से करो, तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जब तक आप वर्क नहीं करोगे, तो बिलीव मी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो लास्ट 2 ईयर से में से जुड़े हुए हैं, लेकिन हर बार ऐसे ही कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। डियर,
किसी के पास दवा नहीं है, मेडिसिन नहीं है। बिलीव मी, यदि मेडिसिन होता तो वो टैबलेट ही आदमी बेचता, पढ़ाने और कॉपी चेक करने और स्टूडेंट को गाइड करने में अपना टाइम नहीं लगाता, वो मेडिसिन ही दे देता कि अच्छा खाओ, आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने लगोगे। ओके, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। जो पोर्शन आपका वीक है तो उस पर अधिक दो। और जो कैंडिडेट जो भी हो, 3 एग्जाम्स 4 एग्जाम्स क्या प्रिपरेशन में लगे हुए रहते हो, कि गैंगमैन के भी दे रहे हो और आईएएस की भी दे रहे हो, असिस्टेंट कमांडेंट की भी दे रहे हो, एनटीपीसी रेलवे है उसको भी दे रहे हो, तो प्लीज अपना जो एनर्जी है कुछ डायमेंशन में करो, कुछ एक डायमेंशन में फिक्स करो। और कोई भी कंपटीशन हो, आपका जो भी है नंबर ऑफ जो सीट्स होते हैं पर कैंडिडेट, यानी कि पर 1000 कैंडिडेट या पर लाख कैंडिडेट पे सीट्स देखोगे तो बहुत कम ही होते हैं। यानी कि एक सीट पे जनरली आज के डेट में 1000 से लेकर के 3000 4000 5000 तक कैंडिडेट होते हैं। वन सीट है, एवरेज 5000 कैंडिडेट मान के चलो। ओके, अभी जितने भी आप एग्जाम देखो तो ऑन एन एवरेज जो होता है आपके 1000 कैंडिडेट एटलीस्ट होते ही हैं। तो आपका इंटेंस कंपटीशन है। आप एन नंबर ऑफ 5 एग्जाम का एक साथ प्रिपरेशन करोगे तो न घर के रहोगे न घाट के। हाँ, एक समय लेवल आपका जब आ जाएगा तो आप ऑल 5 में क्वालिफाई करोगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डिफरेंट एग्जाम ना दो, लेकिन जब तक आपका लेवल नहीं आता है तो आप किसी एक एग्जाम को पकड़ो और उसमें अपना पुश करो। वंस लेवल आपका आ जाता है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन ये वर्क डेली करो, 30 डेज आप करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद जिनको भी कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, आइदर व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे। अब ये जिनको भी टेस्ट वगैरह लिखना है, देखो जब तक आप प्रॉपर टेस्ट नहीं लिखोगे या प्रॉपर आपका राइटिंग मैं चेक नहीं करूंगा तो तब तक मैं कैसे आपके बारे में बता सकता हूँ। और कोई भी मैं बताता हूँ कि मेरे पास कोई मेडिसिन एटलीस्ट नहीं है कि जिसको मैं दूं और आप अचानक फ्लुएंटली इंग्लिश लिखने लगोगे। मेरे रास्ते जो भी हैं कि वो थोड़े टफ होते हैं, कि आपको वर्क करना पड़ेगा। और जो भी क्वालिफाई करते हैं वो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं वास्तविकताओं से आपका परिचय करा रहा हूं कि आप टेस्ट लिखो। टेस्ट लिखो, जब भी मैं ये कहता हूँ आप लिखो। आप, मैं ये तो कहता हूँ ना कि आपके फ्रेंड कोई हैं, सीनियर कोई हैं, जो भी हैं आप उनसे चेक कराओ, रेगुलर आप उनसे चेक कराओ। हर डे यदि 3 आर्टिकल आपका चेक कर रहे हैं, आप 3 आर्टिकल कराओ। लेकिन क्या वो करने के लिए तैयार होंगे? यदि नहीं है तो आपको एटलीस्ट टेस्ट लिखना चाहिए कहीं भी। ओके, तो जिनको भी कुछ भी इश्यूज है वो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।